नमस्कार साथियों, दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि अभी राजस्थान का बजट और राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है वो जारी हो चुकी है और आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि वीडियो मेंस कांस्टेबल यहाँ से ढेरों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आर्थिक समीक्षा बजट वगैरह से। तो आपको जो है इस पर इत्मीनान से ध्यान देना होगा, एकदम विस्तार से इसको पढ़ना होगा। तो हमारे दादू क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हम एकदम विस्तार से इसको कराएंगे आर्थिक समीक्षा को। तो आपके मान के चलिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर एग्ज़ाम में आर्थिक समीक्षा से कोई क्वेश्चन आता है तो। इसके लिए आपको रोज़ाना हमसे जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो है नंबर दिए गए हैं, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे आर्थिक समीक्षा के जो पहले चैप्टर की। उस चैप्टर का नाम है वृद्ध आर्थिक परिवर्तियों का परिदृश्य। मतलब एक तरीके से इस चैप्टर में मैं राजस्थान की जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, भारत से जीडीपी की तुलना और दूसरी तरफ हम देखें मूल्य सूचकांक जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर थोक मूल्य सूचकांक, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को। सबसे पहले हमारी जो टर्म है वो है जीडीपी। आखिर ये जीडीपी होती क्या है? देखिए, हम पहले जीडीपी को समझते हैं कि यह जीडीपी क्या होती है। आपको पता है कि राजस्थान की जो आकृति है वो क्या है? पतंगाकार। टीएच जो हैंडले हैं उन्होंने हमारी राजस्थान की आकृति क्या बताई है? पतंगाकार बताई है। जीडीपी की बात करें दोस्तों, ये किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए गणना की जाती है। मतलब कोई ना कोई एक क्षेत्र विशेष होगा जिसकी अपनी एक बाउंड्री होगी, जैसे कि हमारा राजस्थान है, भारत है, अमेरिका, जापान है, कोई भी एक क्षेत्र विशेष। तो हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र विशेष के लिए गणना की जाती है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये निश्चित समय अवधि में की जाती है। मतलब इसकी अपनी कोई ना कोई एक समय अवधि होगी, जैसे कि 1 साल के लिए या फिर 1 महीने के लिए या 10 वर्षों के लिए। तो मतलब एक तरीके से एक निश्चित समय अवधि होगी। ज़्यादातर हमारी जो जीडीपी वगैरह है वो 1 साल के लिए गणना की जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो कि मतलब क्या होती हैं ये जीडीपी। अब हम जो है क्षेत्र विशेष में गणना करते हैं इसकी जीडीपी के। तो मान लीजिए हमारा कोई क्षेत्र विशेष है, ये हमारा राजस्थान है। अब राजस्थान की आकृति क्या है? पतंगाकार है। राजस्थान में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो राजस्थान के मूल निवासी जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पूर्वज वगैरह ये कई सालों से यहाँ पर रहते आए हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अन्य स्थानों से, जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य या फिर कोई अन्य देश, वहाँ से आकर के हमारे राजस्थान में रहते हैं और जीविका मतलब जो अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान की जो है, राजस्थान में 2 तरह के लोग, एक तो मूल निवासी और दूसरे जो है फॉरेनर, मतलब हम कह सकते हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं। तो ये जो है दोनों प्रकार के लोग हमारे राजस्थान में क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, किसका करता है? वस्तु का। मान लीजिए कोई बिस्किट वगैरह ये बनाते हैं। और दूसरा बी व्यक्ति है, ये क्या करता है? एक कोचिंग वगैरह चलाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि शिक्षा वगैरह प्रदान करता है। तो इस प्रकार एक तो व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करता है और दूसरा सेवा का उत्पादन करता है। तो इन दोनों जो है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन है उनके मौद्रिक मूल्यों को। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि किस मूल्य को यहाँ पर गणना की जाती है, क्योंकि मूल्य में देखो 2 तरीके आ जाती है। एक तो हम कह सकते हैं अंतिम मूल्य होता है और दूसरा अगर हम बात करें तो संपूर्ण मिलाया जाता है, जैसे कि दोहरी गणना होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बिस्किट की फैक्ट्री है। अब बिस्किट की फैक्ट्री है, वो क्या बनाती है? वो बिस्किट बनाती है और वो बिस्किट बेचती है 5 रुपये में। कितने रुपये में? 5 रुपये में। अब आपको पता है कि बिस्किट ऐसे तो है नहीं कि एकदम अचानक से बन जाएगा। इसके लिए एक प्रोसेस होती है, जैसे कि गेहूं का आटा वगैरह है, इनसे बनाया जाता है या चावल के आटे से बने जाते हैं। अब आपको पता है कि गेहूं वगैरह इनको उगाया जाता है, किसान उगाता है। अब किसान उगाता है, फिर आपको पता है कि इनको पीसना पड़ता है चक्की वाले से, तो ये उनको पिसवाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो स्तर पर हमें मूल्य देने पड़ते हैं। जैसे कि हमें गेहूं है, किसान से खरीदना पड़ेगा तो हमें किसान को पैसे देने पड़ेंगे। जो चक्की वाला उससे हमें आटा पिसवाना पड़ेगा तो हमें जो चक्की पीसने वाला उस व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार अगर हम संपूर्ण रुपये को जोड़े ना तो वो हो जाती दोहरी गणना। लेकिन हम उस दोहरी गणना को अलग करके हम केवल ये देखते हैं कि बिस्किट आखिर जनता तक कितने रुपए में पहुंच रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई साहब ये 5 रुपये में पहुंच रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे हम 5 रुपये ही जोड़ेंगे। हम यहाँ पर किसान की मेहनताना या फिर हम कह सकते चक्की वाला जो है उसकी मेहनताना को हम नहीं जोड़ेंगे। हम केवल क्या जोड़ेंगे? 5 रुपये ही जोड़ेंगे। मतलब ये इसका होता है अंतिम मूल्य। जनता जो है उसका कितना रुपए में यूज करती है, तो ये हो जाता है हमारा अंतिम मूल्य। तो जीडीपी में हमेशा अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है।
तो ये इसकी क्या परिभाषा हो जाती है, ये हो जाती है कि राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब आपको पता है कि जब हम इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं जीडीपी वगैरह के, तो हम बहुत तरह की जो है हम कह सकते हैं कि हम पढ़ते हैं जीडीपी, एनएनपी वगैरह वगैरह बहुत सारे पढ़ते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल याद रखना है कि राजस्थान है और राजस्थान में जो है राजस्थान की बाउंड्री के अंदर जितना भी उत्पादन होता है वस्तु एवं सेवा का, उसके उनके अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब आपको पता है कि जीडीपी जो है दो आधार पर निकाली जाती है, एक तो प्रचलित मूल्य और दूसरा स्थिर मूल्य। आखिर ये स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य होता क्या, देखिए स्थिर मूल्य बात करें तो इनमें कोई ना कोई एक आधार वर्ष होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो आधार वर्ष है कौन सा है, 2011-12। अब यहाँ पर किसी भी अंतिम मूल्य है, मान लीजिए बिस्किट का, बिस्किट जो है 2011-12 में जो है बिकता था 3 रुपये में, मान लीजिए 3 रुपये में बिकता था। और जो हमारा आज जो बिस्किट है वो बिकता है 5 रुपये में। क्या बिकता है, 5 रुपये में बिस्किट बिकता है। अब देखिए जो है 2021 अभी चल रहा है, 2022 चल रहा है, लेकिन हम 2021-22 की हम क्या करते हैं, हम आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए 2021 में 100 बिस्किट यहाँ पर जो है उत्पादित किए गए। कितने बिस्किट उत्पादित किए गए, 100 बिस्किट उत्पादित किए गए। अगर आपको मैं 100 जो है बिस्किट है इनकी अगर मैं आज वर्तमान की अगर मूल्य को देखूं तो ये 5 रुपये में बिक रहे हैं, तो इस प्रकार इनका टोटल उत्पादन मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। मतलब उस बिजनेसमैन को 500 रुपये जो मिलेंगे, 5 रुपये में बेचेगा 100 बिस्किट को, तो 500 रुपये मिलेंगे। अब मान लीजिए वो, मैं कहता हूँ उससे कि नहीं तुम 5 रुपये पर मत बेचो, तुम 3 रुपये पर बेचो, तो 3 रुपये पर बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 300 रुपये। तो इस प्रकार हम कहेंगे आज जो 100 बिस्किट के जो पैकेट है वो 2011-12 में 300 रुपये में बिक रहे थे, और लेकिन आज मैं बात करूं महंगाई की वजह से ये 5 रुपये में बिक रहे हैं, तो ये 500 रुपये। अब यहाँ पर देखिए आपको आज के समय की जीडीपी तो 500 रुपये अधिक दिख रही है, लेकिन 2011-12 के हमें कम दिखाई दे रही है। ये कम नहीं है, प्रोडक्शन जो है 100 बिस्किट के पैकेट ही हैं। 100 बिस्किट के पैकेट आज है ना, 100 बिस्किट के पैसे मतलब उस बिजनेसमैन ने इसका उत्पादन क्या है, तो ये 100 पैकेट ही। लेकिन उसमें जो है फर्क इसलिए आ जाता है क्योंकि हम 2011-12 की कीमतों के आधार पर इसका हम गणना कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आज के कीमतों की बात करें तो इसका 500 हो जाता है, और 2011-12 के आधार पर करें तो ये 300 रुपये हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है, ये डिफरेंस इतना बड़ा इसलिए आ जाता है क्योंकि इन सालों में महंगाई बढ़ी है। तो प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य हमें जो है इनके तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें महंगाई के बारे में पता चलता है। हमारा उत्पादन तो सेम ही है, आज जितना उत्पादन हुआ ना उसी को हम क्या करते हैं 2011-12 में जितनी कीमतें थी उनसे गुणा करके और आज के वर्तमान की कीमतों से गुणा करके हम जीडीपी को निकालते हैं। तो इस प्रकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है प्रचलित मूल्य पर निकाला जाता है और दूसरा स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है। मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूं कि आखिर दोनों क्या होता है। राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद दो आधारों पर निकाला जाता है, एक तो प्रचलित मूल्य आज मतलब वर्तमान में इसकी क्या क्या कीमत है बाजार में, और दूसरा स्थिर मूल्य मतलब 2011-12 में इसकी क्या कीमत थी। और इनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें महंगाई के बारे में पता चलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा 2021-22 में जो है प्रोडक्शन कम हुआ, इसका मतलब यह है कि कीमतें बढ़ गई हैं। अगर अब मैं बताऊं आपको कि प्रचलित मूल्य पर हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है राजस्थान की, तो अगर प्रचलित मूल्य पर बात करूं तो 11.96 लाख करोड़ है। वहीं अगर स्थिर मूल्य पर मैं बात करूं दोस्तों तो ये 7.33 लाख करोड़ है। तो यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि 11.96 लाख करोड़ आज की कीमतों पर है और 7.33 लाख करोड़ 2011-12 की कीमतों पर है। तो ये जो है हमें कम दिखाई दे रहा है और ये हमें अधिक दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में 232.15 लाख करोड़ की इकोनॉमी है हमारी, प्रचलित कीमतों पर हमारी ये जीडीपी है। और राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पर 11.96 लाख करोड़ है और स्थिर कीमतों में बात करूं तो 7.33 लाख करोड़ है। अब देखिए दोस्तों हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है, मतलब पिछले साल की तुलना में अब की बार हमारी जो है कितनी वृद्धि हुई है। तो मैं बात करूं दोस्तों स्थिर कीमतों पर हमारे राजस्थान में जो वृद्धि हुई है वो है 11.04%, और मैं भारत की बात करूं तो है 9.2% की वृद्धि। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिर कीमतों पर हमारी जो है भारत की वृद्धि से हमारी राजस्थान की वृद्धि अधिक है। कितनी है, 11.04% की। वहीं मैं बात करूँ दोस्तों जो प्रचलित कीमतों पर हमारी राजस्थान में कितनी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में वृद्धि है तो वो है दोस्तों 18.04%। यहाँ पर ये इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये महंगाई को दर्शाता है। तो ये 18.04% जो प्रचलित कीमतों पर हमारे अर्थव्यवस्था में वृद्धि है, और वही स्थिर कीमतों पर मैं बात करूँ तो ये 11.04% है। मैं रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों, प्रचलित कीमतों पर हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था 11.96 लाख करोड़ और स्थिर कीमतों पर हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था 7.33 लाख करोड़। और इस स्तर कीमतों पर हमारे अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बात करूँ तो 11.04% और प्रचलित कीमतों पर अगर मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बात करूँ तो 18.04% है। अब देखिए दोस्तों, प्रचलित कीमतों पर हमारे राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये है 1,35,218। देखिए दोस्तों, इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी मैं अर्थव्यवस्था एक दृष्टि मतलब सारा जो ब्यौरा यहाँ पर दे रहा हूँ, हम जो इनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे आगे, ठीक है ना। तो आप घबराए मत, ये एकदम आंकड़े कहाँ से आ गए, ये आंकड़े मैंने एक साथ इसलिए डाल दिए ताकि मैं शुरुआत में बता देता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। 7.33 लाख करोड़ कैसे हैं, 11.96 लाख करोड़ कैसे, हमारी ग्रोथ इतनी कैसे हुई, हमारी जो पिछले सालों में कितनी ग्रोथ रही, क्या हमारा ग्राफ चल रहा है, तो ये हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान की जो है प्रति व्यक्ति आय की, तो 1,35,000 है प्रचलित कीमतों पर। अगर स्थिर कीमतों पर हम देखेंगे वो इससे कम होगी। क्यों होगी कम, क्योंकि आपको पता है कि हम 2011-12 के आधार पर देखेंगे, ना कि आज के जो कीमतों का आधार पर देखेंगे। भारत की मैं बात करूं तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि आपको पता है कि केरल वगैरह, महाराष्ट्र, वहाँ पर जो राजस्थान से अधिक प्रति व्यक्ति आय, तो इसकी वजह से जो है संतुलन थोड़ा सा क्या हो जाता है, भारत के पक्ष पर यहाँ पर आ जाती है बात कि भारत में जो ज़्यादा है। अगर ओवरऑल भारत की बात करें तो 1,50,326 है, और राजस्थान की मैं बात करूँ तो 1,35,218 रुपये हैं। अब हम देखिए, अब देखते हैं कि प्रचलित कीमतों पर हमारा राजस्थान में किसका कितना योगदान है। जैसा कि मैं कृषि की बात करूं तो 30.23% है। 30 पॉइंट कितना है, 23%। अभी आप केवल एक बार इन आंकड़ों को देख के हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको इसी क्लास में ये सारे आंकड़े याद हो जाएंगे, ये मान के चलिए आप। 24.67 की बात करें तो उद्योगों का योगदान है, और 45.10% की बात करें दोस्तों तो ये हमारा सेवा का योगदान। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेवा जो है कृषि और उद्योग पर हावी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो हमारा युग है वो तकनीकी युग है। यहाँ पर जो है सेवा जो है बहुत गति से बढ़ रही है, हमें हर चीज़ में हमें हमारी ज़रूरतें वगैरह बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से सेवा जो है वो सेक्टर भी हमारा बढ़ रहा है। 30.23% कृषि का योगदान है, और उद्योगों का 24.67 है, और सेवा की बात करें तो 45.10% है। अब भारत के पक्ष में देखें तो देखो, भारत में 18.76% है कृषि, और 28.20% है उद्योग, और 53.04% है सेवा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवा के क्षेत्र में राजस्थान से अधिक है, उद्योग के क्षेत्र में भी राजस्थान से अधिक है, लेकिन कृषि हमारा राजस्थान है वो थोड़ा सा कृषि प्रधान है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत जो है अभी कृषि प्रधान नहीं रहा है। ये 18.76% जीडीपी में योगदान, मतलब इस प्रकार कृषि का योगदान गिर रहा है, सेवा का योगदान बढ़ रहा है। और राजस्थान में भी इसी प्रकार है, 30%, 30.23 मतलब कृषि का योगदान घट रहा है और सेवा का योगदान नहीं। हमारे राजस्थान में तो बढ़ रहा है कृषि में, लेकिन उद्योगों का जो है क्षेत्रफल, वो उद्योगों का जो क्षेत्र वो घट रहा है, और सेवा का क्षेत्र यहाँ पर बढ़ रहा है 2011-12 के मतलब तुलना में अगर बात करें तो प्रचलित कीमतों पर हमारा ये है। और वापस रिवाइज करा देता हूँ, 11.96 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था अगर स्थिर कीमतों पर मैं बताऊँ तो 7.33 लाख करोड़ है। स्थिर कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि है 11.04, और प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि 18.04%। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000, और भारत की 1,50,000, मतलब राजस्थान की कम है। और राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर अगर क्षेत्रवार योगदान बताऊं तो 30.23% कृषि में, उद्योगों की बात करें तो 24.67%, और सेवा की बात करें तो 45.10% है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर सारणी दी गई है। इनसे हम देखेंगे कि हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है। ये देखिए कितनी है, 11.96 लाख करोड़ है, 11,96,137 करोड़, मतलब 11.96 लाख करोड़। वृद्धि दर की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर हमारे राजस्थान में अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है 18.04% की, किसके मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि आपको पता है कि एकदम जो है 2020-21 जो साल है वो कोरोना से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा, और 2021
2021-22 से एक नई आशा लेकर आया और एक तरीके से हमारे जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एकदम ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। भारत में देखिए, भारत की बात करूँ तो कोरोना की वजह से भारत की जो है जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में गई थी, लेकिन भारत राजस्थान की बात करूँ तो स्थिति थोड़ी ठीक ठाक थी। ठीक है, एंड 18.04% की पिछले मुकाबले मैं कहूँ तो वृद्धि हुई है। और राजस्थान की मैं बात करूँ तो प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में वृद्धि हुई है 17.6% की, और स्थिर कीमतों पर मैंने बताया कि 11.04% की वृद्धि राजस्थान में। और भारत की बात करूँ तो 9.2% की बात करूँ। अब देखिए, हमें आंकड़ा क्या याद रखना है हमेशा, अगर हमें अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की बात करें ना तो हमें हमेशा अस्थिर कीमतों वाला जो है वो ग्रोथ याद रखनी है, मतलब स्थिर कीमतों वाली हमें 11.04 राजस्थान की याद रखनी है और भारत की हमें 9.2% याद रखनी है। अगर मैं बात करूं प्रचलित कीमतों पर हमें क्या याद रखना है, हमें प्रचलित कीमतों पर हमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार याद रखना है, मतलब कितने लाख करोड़ की है, तो वो हमें याद रखना है 11.96 लाख करोड़ की है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर कितना है। सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 11.96 लाख करोड़ संभावित हैं, जो कि वर्ष 2020-21 में रुपये 10.31 लाख करोड़ था। इस प्रकार हमें जो वृद्धि देखने को मिली है तो 2021-22 में वृद्धि देखने को मिली है हमें 18.04%। अब आपको ये आंकड़ा याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखियो, अभी हम देखते हैं कि राजस्थान की जो ग्राफ क्या है हमारा, जो प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, मतलब जो प्रचलित मूल्य है उन पर जीडीपी का जो ग्राफ क्या है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, हमारा जो ग्राफ है वो दिन जो है प्रति साल बढ़ रहे हैं ग्राफ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हम जो है अच्छी स्थिति में है और हमारा जो ग्राफ है बढ़ रहा है। अगर यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि 2017-18 से 2021-22 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है, जो प्रचलित कीमतों पर जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये जो स्टेटमेंट क्या होगा, ये सही स्टेटमेंट होगा और ये हमारी वृद्धि जो है बढ़ रही है। आज देखिए 11.96 लाख करोड़ है 2021-22 में, पहले थी 10.13 लाख करोड़, पहले थी 9.99 लाख करोड़। तो इस प्रकार हमारी जो अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ से हमें केवल एक स्टेटमेंट याद रखना है, वो याद रखना है कि पिछले 5 वर्षों में हमारा राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है प्रचलित मूल्यों पर बढ़ रही है। आगे बढ़ अब हम देखें दोस्तों, प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन की क्षेत्रवार संरचना, मतलब जो है कृषि का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है और उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है। देखिए, राज्य जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि में क्या क्या आता है। कृषि में केवल यही नहीं आता कि कृषि मतलब बस कृषि वाला जितना भी उत्पादन हुआ उसको हम जीडीपी में ग्रोथ गणना कर लेते हैं, नहीं। इसमें जो क्या क्या गणना की जाती है, देखिए फसल को लिया जाता है, पशुपालन को लिया जाता है और पशुपालन का क्षेत्र तो फसल से भी ज़्यादा है, और वानिकी को लिया जाता है और तथा मत्स्य क्षेत्र को लिया जाता है। तो इन सबको जो है मिलाकर के क्या निकाला जाता है कि कृषि क्षेत्र का जो ये हमारी जीडीपी में कितना योगदान है। तो कृषि में क्या क्या आ जाता है, फसल आ जाती है, पशुपालन आ जाता है, वानिकी आ जाता है और मत्स्य आ जाता है। अब देखिए 2000 जो है, अगर 2011-12 की बात करें तो 2011-12 से जो क्या हो रही राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है। कृषि का योगदान कितना था, पहले था कृषि क्षेत्र का योगदान जो कि वर्ष 2011-12 में था 28.56% था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया 30.23% संभावित है। यहाँ पर देखिए कितना बता रहा है, 30.23% हमारा क्या है आज जो है 2021-22 में हमारा अनुमानित है कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी के अंतर्गत। तो यहाँ पर स्टेटमेंट यह बन जाता है कि राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान वर्ष 2011-12 से बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे यस, ये सही स्टेटमेंट है। और अगर दूसरा स्टेटमेंट यह भी आ जाता है कि कृषि का योगदान जो कि वर्ष 2011-12 में 28.56% था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया 30.23% हो गया, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। हमें एक आंकड़ा याद रखना 28.56 का और दूसरा हमें आंकड़ा याद रखना 30.23% का। 30.23% तो 100% याद रखना। ये अगर याद हो या ना हो, और एग्जामिनर मैं कहता हूँ 100% मैं यही मान के चलता हूँ, एग्जामिनर अगर इससे संबंधित कोई स्टेटमेंट बनाता है तो ये हमेशा आंकड़ा सही ही देगा, क्योंकि वो इतना डीप में नहीं जाता कि इस आंकड़े को भी बदल दे। अगर वो बदल सकता है तो ये इस आंकड़े को बदल सकता है, इसको भी बदल सकता है, तो 20 से नीचे ही बदलेगा, क्योंकि 20 से अगर ऊपर रखेगा तो थोड़ा बहुत मिला जिला हो जाएगा, तो ये 20 से नीचे ही रखेगा। तो मुझे लगता है कि आप इसको देखकर ही पहचान लोगे कि ये 30.23% है और 28.56% याद रखना है तो याद रखिए, मत रखिए तो मत रखिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना।
दूसरा उद्योग क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है, देखिए खनन को शामिल किया जाता है, विनिर्माण को शामिल किया जाता है, विद्युत को शामिल किया जाता है, गैस को शामिल किया जाता है, जल आपूर्ति को शामिल किया जाता है, उपचारात्मक सेवाओं को शामिल किया जाता है और निर्माण क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो उद्योग क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, खनन आ जाता है, विनिर्माण आ जाता है। आप इसको रट लीजिए, क्या क्या आता है, कृषि में फसल आती है, पशुपालन आती है, वानिकी आती है तथा मत्स्य आते हैं। वहीं उद्योग की बात करूँ तो यहाँ पर खनन आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत आता है, गैस आता है, जल आपूर्ति आता है, उपचारात्मक सेवाएं आती हैं और दूसरी तरफ बात करूँ तो निर्माण क्षेत्र आता है। इनका जो है वर्ष 2011-12 से क्या हो रहा है, घट रहा है उद्योग क्षेत्र। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उद्योग क्षेत्र का जो है उद्योग क्षेत्र कम हो रहा है, नहीं, उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कम हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सेवा जो क्षेत्र है ना उसके मूल्य जो ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारा जो सेवा जो हमारा जो सेक्टर है ये सर्विस सेक्टर, वो जो है क्या कर रहा है, अपना हम कह सकते हैं कि मूल्यवर्धन बढ़ा रहा है। आज जो जितनी भी हम कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न वगैरह बन रही है तो आजकल वो भी सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं। तो ये जो है किसकी वजह से हुआ कि आज जो तकनीकी युग, जो डिजिटल जो युग आया, संचार जो क्रांति आई, इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो सेवा क्षेत्र में बढ़ रहा है तो इसकी वजह से हमें उद्योग क्षेत्र जो है ये घट नहीं रहा है। तो उद्योग क्षेत्र मतलब ऐसा नहीं है कि उद्योग क्षेत्र कम हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं नया उद्योग स्थापित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि उद्योगों का जितना जो 2011-12 में जितना प्रतिशत था जीडीपी में वो कम हुआ है। वो कम इसलिए हुआ क्योंकि सेवा क्षेत्र जो है ये तेजी से बढ़ रहा है। तो इस क्षेत्र जो है तेजी से बढ़ने के कारण जो है उद्योग क्षेत्र है उसका जो योगदान कम हुआ है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करें तो ये आता है कि 2011-12 में ये 32.69% था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर कितना हो गया है, 24.67% हो गया है। ये देखिए कितना हुआ है, 24.67% हो गया है। आगे देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ देखिए, रिवाइज कीजिए फाचा। कृषि में कौन कौन से आता है, इसमें फसल आती है, पशुपालन आता है, वानिकी आता है तथा मत्स्य आता है। वर्ष 2011-12 में 28.56% था, जो वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर कितना हो गया, 30.23% हो गया। उद्योग क्षेत्र की मैं बात करूँ तो इसमें खनन आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत आता है, गैस आता है, जल आपूर्ति, उपचारात्मक सेवाएं तथा विनिर्माण क्षेत्र आता है। और इनकी बात करूँ तो 2011-12 में 32.69% था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर कितना हो गया, 24.67% हो गया है। अब देखिए सेवा क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें देखिए व्यापार आता है, व्यापार आएगा, होटल आएगी, रेस्टोरेंट आएगा। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, होरेका कहा जाता है, ठीक है ना, होटल और रेस्टोरेंट को मिलाकर। परिवहन आएगा, भंडारण आएगा, संचार आएगा, वित्तीय सेवाएं आएगी। देखिए सेवा क्षेत्र में एक तरीके से वित्तीय क्षेत्र जो है 2011-12 से आज कितना बड़ा, आप देखिए आपके फ़ोन में आपके बैंक डिटेल्स है, आपके फ़ोन में आप सारा कुछ है, मतलब आप कितनी सारी सर्विस ले रहे हैं एक फ़ोन के माध्यम से, एक छोटे से फ़ोन के माध्यम से। तो मुझे बताइए कि सेवा क्षेत्र में हमारी कितनी ज़रूरतें बढ़ गई। आज इंटरनेट बढ़ गया है, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई। और वित्तीय सेवा हमारा जो बैंक है, फ़ोन पे है या फिर गूगल पे है, इन सब का हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो व्यापारी लोग हैं वो इन सब का यूज़ कर रहे हैं। तो ये वित्तीय सेवाएं बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो इसकी वजह से जो है सेवा क्षेत्र में एक तरीके से क्रांति आ गई है 2011-12 के बाद में। और आपको पता है कि हमारे जो क्रांति है, सूचना जो हमारे कंप्यूटर क्रांति वगैरह हम कहते हैं, तो इनके जो जनक हमारे जो राजीव गांधी माने जाते हैं, तो उनकी देन थी। तो सेवा क्षेत्र में जो वित्तीय सेवाएं आती हैं, व्यापार आता है, होटल एवं रेस्टोरेंट आता है, परिवहन आता है, भंडारण आता है और संचार आता है, वित्तीय सेवाएं आती हैं, स्थावर संपदा आती हैं, गृह स्वामित्व आता है। आपको पता है कि हमारे जो अभी योजना चल रही है जैसे कि गेस्ट पेइंग, या फिर हम कह सकते हैं कि हम जो अपने मकानों वगैरह इनको किराए पर दे रहे हैं, तो एक तरीके से क्या सेवा ही हो रहा है। गृह स्वामित्व आ जाता है, पेशेवर सेवाएं आती हैं, और लोक प्रशासन आ रहा है। लोक प्रशासन भी हमें क्या दे रहा है, सेवा ही दे रहा है। रेलवे आता है, रेलवे बहुत बड़ी सेवा देते हैं, और रेलवे तो हम कह सकते हैं सेवा सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। अन्य सेवाएं भी सम्मिलित हैं। यहाँ पर क्या क्या आती है, व्यापार, होरेका, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। इनकी बात करूं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ ही रहा है। पिछले सालों में कई सालों से यहाँ पर बढ़ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप इस क्षेत्र में 2019-20 में ज़्यादा था, 2019-20 से लेकर यहाँ पर 2018-19 में यहाँ पर ज़्यादा था। ये इसकी वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के काल में ऐसे बहुत ज़्यादा सुधार हुए। वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार हुआ, अन्य क्षेत्र में भी जो सुधार होने की वजह से यहाँ पर 2019-20 में और 2018-19 में यहाँ पर ज़्यादा था। और लेकिन बाद की बात करें तो 2020-21 में यहाँ पर कोरोना काल, 2020-21 में कोरोना की वजह से कम हुआ, क्योंकि आपको पता है कि सेवा क्षेत्र हमेशा एक सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादातर फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है रेलवे वगैरह हो या
ट्रांसपोर्टेशन जितना भी सिस्टम है, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ में हमें खड़ा रहना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं मास में वहाँ पर लोग होते हैं। तो इनकी वजह से इस साल में तो कोरोना की वजह से यहाँ पर कमी आई सेवा क्षेत्र में। और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इतनी अधिक वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि एक तरीके से ये प्रधानमंत्री मोदी के काल में बहुत सारी जो है एक तरीके से उदारवादी नीतियों के कारण भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो सेवा क्षेत्र जिसमें व्यापार आती हैं, होटल आती हैं, और रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। इनके मैं योगदान की बात करूँ दोस्तों तो राजस्थान के अर्थव्यवस्था में इसका योगदान जो कितना था 2011-12 के में 38.75% था, जो 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया 45.10% हो गया। तो इस प्रकार यहाँ से जो 3 स्टेटमेंट बनेंगे कि राजस्थान अर्थव्यवस्था में वर्ष 2011-12 में 28.56% था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 30.23% हो गया कृषि का योगदान। उद्योग क्षेत्र की बात करूं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 2011-12 में 32.69% था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर कितना हो गया 24.67% हो गया। अगर यहां पर मैं बात करूं सेवा क्षेत्र में तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 2011-12 में 38.75 था, जो 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया 45.10% हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि संभावित है, हम यहाँ पर हो गया यही कहेंगे, ठीक है ना। अब भाई इकोनॉमिक सर्वे आ गया तो हम इसको सत्य मानेंगे, यहाँ पर ऐसा तो है कि नहीं संशोधित आंकड़े वगैरह देंगे हमें। आगे देखिए, प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन, हमारे यहाँ पर मूल्य बताए जा रहे हैं कि भाई कितना कितना हुआ था। तो यहाँ पर देखें 3,37,221 करोड़ किस में आता है कृषि क्षेत्र से आया, हमें 2,75,163 जो करोड़ है वो आया, 2,75,163 जो रुपए हैं वो आए हैं हमारे उद्योग क्षेत्र से, और 5,03,180 करोड़ जो आए हैं वो हमारे आए सेवा क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 2011-12 में यहाँ पर देखिए। अब आज जाते हैं हमारे स्थिर मूल्यों पर। अब अभी तक हमने किस पर बात की थी, हमने प्रचलित मूल्यों पर बात की। एक बार रिवाइज कर लें, आसान रहेगा आपके लिए चीज़, है ना। ठीक है, हमने यहाँ से शुरुआत की कि प्रचलित मूल्यों पर हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी 11.96 लाख करोड़, भारत की थी 232.15 लाख करोड़। अगर इस प्रचलित मूल्यों पर जो हमारी राजस्थान की वृद्धि थी 18.04%, और प्रचलित कीमतों पर हमारी प्रति व्यक्ति आय थी 1,35,218, और प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान की बात करें तो कृषि का था 30.23%, उद्योग की बात करें तो 24.67%, और सेवा की बात करें तो 45.10% है। आगे बढ़ते हैं। और जो प्रचलित कीमतों पर हम बात करें तो एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी थी पहले कि प्रचलित मूल्य पर हमारा जो जीडीपी है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। आगे देखिए, प्रचलित मूल्य पर हमने देख लिया कितना कितना, इसका जो क्षेत्रवार इनका याद नहीं रखना, ठीक है ना, ये मैंने ऐसे ही जोड़ दिया। आगे देखिए, अब हम देखते हैं स्थिर मूल्यों पर हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखिए, स्थिर मूल्यों पर मैंने बताया था कि आधार वर्ष क्या माना जाता है 211-12 में जितना मतलब कीमतें थी 2011-12 में, उस कीमतों को हम आज के जो है उत्पादन उनको गुणा करके हम स्थिर मूल्यों पर हमारे जीडीपी निकालते हैं। ये देखिए, राजस्थान की जो जीडीपी है 2021-22 में कितनी रही है, 7,33,017 करोड़ रुपए। कितनी रही है, 7,33,017 करोड़ रुपए यहाँ पर हमारी जीडीपी रही है। और इन पे जो मैं वृद्धि दर की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर हमारी वृद्धि रही है 11.04% की। और भारत की मैं बात करूं तो यहाँ पर भारत की जो जीडीपी है वो 147,53,535 करोड़ रुपए हमारे जीडीपी आती है भारत की। और भारत में जो है वृद्धि की बात करूं तो 9.2% आती है। और मैंने प्रचलित कीमतों पर क्या बताया, 11.96 याद हो जाना चाहिए अभी तक तो, ठीक है ना। 11.96, इस पर वृद्धि कितनी थी 18.04, कितनी थी 18.04। भारत की कितनी थी, भारत की कितनी थी, और 11 यहाँ पर भारत की 232 लाख करोड़ थी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर स्थिर मूल्य पर देखें तो हमारे राजस्थान के 7,33,017 करोड़, और वृद्धि की बात करें तो 11.04, 1,47,53,535 करोड़ हमारी जीडीपी भारत की है। और भारत की वृद्धि की बात करूँ तो 9.2% की वृद्धि हुई है। अब देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्तर 2011-12 मूल्यों के आधार पर कितनी जो है पिछले 5 सालों में कितनी वृद्धि हो रही है। देखिए, ये जो है 2017-18 से 2019-20 तक ये बढ़ रही थी, लेकिन फिर एक चीज़ आई, वो आया हमारा कोरोना ने हमारी जो इस जीडीपी है, जीडीपी की ऐसी की तैसी कर दी। अब यहाँ पर देखिए,
अब आपको एक डाउट महसूस हो रहा होगा ना कि ये आखिर ये चीज़ें कैसे हुई। मतलब प्रचलित मूल्यों पर तो ये बढ़ रही थी जीडीपी, मतलब एकदम ग्रोथ कर रही थी एकदम बिना कोई मतलब कह सकते हैं कि माइनस लिए हुए, लेकिन स्थिर मूल्यों पर ये कम क्यों है। यहाँ पर स्थिर मूल्यों पर इसलिए हुई 2020-21 में आपको पता है कि हमारे जो उद्योग वगैरह हैं, सेवा क्षेत्र हैं, इन पर जो क्या हुआ आपको पता है, फैक्ट्री वगैरह पर ताला लगा हुआ था, मतलब इतना उत्पादन नहीं हुआ था। अब जितना भी उत्पादन हुआ था ना उनको जो है हमने गुणा किया था किससे, 2011-12 के मूल्यों से। इनकी वजह से ये जो है उत्पादन कम हुआ, जिनकी वजह से, और साथ पता है कि 2011-12 में कीमतें भी कम थी, तो इनकी वजह से हमारे स्थिर मूल्यों पर हमें जीडीपी कम देखने को मिल रही हैं। लेकिन प्रचलित मूल्यों पर हमें क्या हुआ, जितना भी उत्पादन हुआ था ना, लेकिन 2000 जो है 20-21 में महंगाई की वजह से इनको गुणा करने पर हमारी जीडीपी क्या रही थी, 2019-20 से समान रही थी। तो ये किसका कारण था, महंगाई का कारण था। तो ठीक है, अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे स्थिर मूल्यों पर जो हमारी जीडीपी 2019-20 में बढ़ रही थी, लेकिन 2020-21 के जो है काल में कोरोना की वजह से हमारी जीडीपी कम हुई। लेकिन फिर हमने जो है अपने उद्योग क्षेत्र वगैरह सेवा क्षेत्र को हमने ताला खोले, हमारी जो जीडीपी है अचानक से बढ़ी और साथ में जो महंगाई वगैरह भी कम हुई। तो ये हमें देखने को मिलता है हमारा पिछले 5 सालों का रवैया। अगर मैं ब्रीफ में समझाऊं तो पिछले 5 सालों में प्रचलित मूल्यों पर हमारी जीडीपी बढ़ रही थी, लेकिन सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करूं तो 2017-18 से 2019-20 में तो बढ़ रही थी, लेकिन 2020-21 में कम हो गई और 2021-22 में वापस बढ़ गई। तो ये हमारा हो जाता है ब्रीफ में एक तरीके से पिछले 5 सालों का रवैया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि स्थिर मूल्यों पर हमारे जो है राजस्थान की कितना क्षेत्रवार योगदान है। अब आप एक तरीके से रिवाइज कीजिए प्रचलित मूल्यों पर हमारा पहले कितना था। प्रचलित मूल्यों पर हमारा सेवा क्षेत्र में था 45.10%, हमारा कृषि क्षेत्र में था 30.23%, हमारा उद्योग क्षेत्र में था 24.67%। ठीक है ना। 2011-12 से हमारे जो है कृषि क्षेत्र तो हमारा बढ़ रहा था, तो 2011-12 से हमारी जीडीपी बढ़ रही थी, क्योंकि जो है 2011-12 से हमारे प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में जीडीपी बढ़ रही थी और सेवा क्षेत्र में जो हमारी जीडीपी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और उद्योग क्षेत्र में हमारी जीडीपी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब हम देखते हैं हमारे स्थिर मूल्यों पर जो क्षेत्रवार योगदान है वो कितना है। कृषि क्षेत्र की मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया दिया है, इसमें क्या क्या आता है, फसल आती है, पशुपालन आता है, वानिकी आता है तथा मत्स्य क्षेत्र आता है। इसमें बात करूँ तो 2011-12 से योगदान क्या हो रहा है, इसमें जो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा है। आपको पता है ऐसा क्यों, क्योंकि जो है कीमतें वहाँ पर समान रही है, क्योंकि 2011-12 से की जितनी कीमतें थी उन्हीं कीमतों को हम 2021-22 में गुणा कर रहे हैं उन्हीं कीमतों से। तो इसकी वजह से ये ज़्यादातर यहाँ पर हमें सेम ही देखने को मिला। कृषि क्षेत्र में 28.56% पहले था, और लेकिन 2021 जो 22 है वहाँ पर हमें देखने को मिला 28.85%। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 2011-12 से अधिक है, मतलब 11-12 से बढ़ रहा है। उद्योग क्षेत्र में बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया, इसमें खनन आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत आती है, गैस आती है, जलापूर्ति आती है, उपचारात्मक सेवाएं आती है, निर्माण क्षेत्र आता है, इनके ये सारे क्षेत्र आते हैं। और इनकी मैं बात करूँ तो वर्ष 2011-12 से योगदान 32.69% से घटकर 26.34% हो गया। कितना हो गया, 26.34% जीडीपी में इसका योगदान हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, घटा है। उद्योग क्षेत्र में बात करूँ तो प्रचलित मूल्यों पर भी हमें घटा हुआ देखने को मिल रहा था और स्थिर मूल्यों पर भी हमें घटा हुआ देखने को मिल रहा है। सेवा क्षेत्र की बात करूँ तो इसमें रेलवे आता है, यातायात आता है, भंडारण, संचार, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, स्थावर संपदा, व्यापार, मतलब एक तरीके से व्यापार है ये, ठीक है ना, ट्रेड मतलब व्यापार, गृह स्वामित्व में, लोक प्रशासन, वित्तीय तथा अन्य सेवाएं आती हैं। और इनमें बात करूँ तो 2011-12 में 38.75 था, उनसे जो बढ़कर हमारे कितना होगा 44.81%। कितना हो गया, 44.81% देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक तरीके से इनका कितना योगदान है। कृषि की मैं बात करूँ तो ये हमारा 28.26%, 28.85% है। और उद्योग क्षेत्र की बात करूँ तो ये 26.34% है। और सेवा क्षेत्र की बात करूँ तो 44.81% है। सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर हमारा कितना था, 45.10 का था। और उद्योग क्षेत्र में हमारा कितना था, हमारा 24.67 था। और कृषि क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पर हमारा था 30.23%, लेकिन स्थिर मूल्यों पर 28.85 कृषि का। उद्योग की बात करूँ तो 26.34 और 44.81 में आ जाता है, सेवा क्षेत्र में आ जाता है। आगे देखिए, बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये कितना कितना मूल्य है आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, ये याद नहीं रखना है। अगर आपको ये जो है ये स्लाइड याद हो जाती है बस बहुत है। आगे देखिए,
ये जो हैं ये कुछ हमारा मतलब विकास दर बता रहे हैं कि भाई ये कितना कितना विकास हुआ। तो हमें हर एक साल का हमें विकास नहीं देखना, ये सारा कुछ इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा बहुत आपको पता है पेज वगैरह भरने होते हैं, तो इनकी वजह से ये भी आंकड़े दे दिए जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ काम के नहीं है, इकोनॉमिक्स वाले उनके लिए काम के होंगे। आगे बढ़िए, अब हम देखते हैं हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये देखिए दोस्तों, ये जो है आपको केवल इसमें आपको याद रखना है कि हमारा कितना है और कितनी वृद्धि हुई है। आपको हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा हमें एक तरीके से लोड नहीं लेना, और ये एग्जाम में पूछा भी जाए या ना पूछा जाए ऐसे कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते, लेकिन ये 99.9% तो ये नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। पूछेंगे तो उनसे ही पूछेंगे हमारे जो जीडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध क्या होता है आखिर। शुद्ध वो होता है कि भाई जितनी भी जीडीपी है ना, उन पे आप एक काम कीजिए, जितना भी ह्रास हुआ है, मतलब आपको पता है कि मशीनरी वगैरह इनको यूज करते हैं, तो इनकी वजह से आपको पता है उन पर बहुत ज़्यादा खर्च भी आता है। तो ये सब हम जो है उनको पूंजीगत जो उपभोग है उनको अगर हटा देते हैं ना, तो वो हमारी बचती है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। है जीडीपी से आता है। जीडीपी मतलब एक तरीके से हाँ जो मतलब कह सकते हैं कि मतलब ह्रास को जो ह्रास होता है उनको घटा देते हैं, मतलब कितना हमें पैसा हमसे लगाना पड़ा, जैसे कि मशीनरी वगैरह घिसे इनकी घिसाई भी होती है, मतलब एक तरीके से घिसावट आती है उद्योग क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में, तो उनको अगर घटा देते हैं तो वो हमें मिलती है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुद्ध है। तो यहाँ पर हो जाती है इसकी परिभाषा, सकल घरेलू उत्पाद समूह में से स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यहाँ पर उसका अनुमान प्राप्त किया जाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एक प्रचलित मूल्यों पर देखें तो वो हमारी 2021-22 में था 21-22 में है 10.79 लाख करोड़ है, 10.79 लाख करोड़। वृद्धि की मैं बात करूँ तो 18.01% की वृद्धि हुई है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर मैं बताऊँ तो 6.48 लाख करोड़ है, और वृद्धि की बात करूँ तो 11.05% की वृद्धि हुई है। यह याद नहीं रखना है, हमें याद क्या रखना है, हमें 11.96 लाख ये करोड़ जो है ये याद रखना है। ये प्रचलित मूल्य पर था, इसमें जो वृद्धि थी 18.04% की। और अगर मैं बात करूं स्थिर मूल्यों पर तो हमारी जीडीपी थी 7.33 लाख करोड़ की, और इसमें जो वृद्धि थी 11.04% की। आगे देखिए, राजस्थान के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है 10.78 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर, और हमारे स्थिर मूल्यों पर बात करूँ तो ये 6.48 लाख करोड़, इसमें वृद्धि हुई है 11.05 की वृद्धि से हुई है, और यहाँ पर वृद्धि हुई 18.01%। या मतलब थोड़ा बहुत मिला जुला है, जैसे कि 11.04 स्थिर मूल्य पर हमारा था और 18.04 उसमें था, तो आप ये इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से मिला जुला है। आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको जो है एकदम विस्तार से देखना है। इसमें केवल आपको आंकड़े ही याद करने हैं। प्रति व्यक्ति जो आय है इसकी गणना की जाती है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से। यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद से यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को हम राज्य की जो मध्य वर्ग की कुल जनसंख्या है उनको विभाजित करेंगे तो ही हमारी क्या प्राप्त होगी, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमें हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हमारे राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है 1,35,218 रुपये। किस पर, प्रचलित मूल्यों पर, हमें यही याद रखनी है केवल। और वृद्धि की बात करूँ तो 16.63% की वृद्धि हुई है, जो आपको याद नहीं रखनी है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर मैं बताऊं तो हमारा 81,231 जो है रुपए हमारी हैं। क्यों कम है, आपको मैंने कारण बता दिए। वृद्धि की बात करूँ तो 9.76% की वृद्धि हुई है, किसके मुकाबले, पिछले साल की मुकाबले। प्रति व्यक्ति आय हमारे राजस्थान में कितनी है प्रचलित मूल्यों पर, 1,35,000 की है, और वहीं मैं भारत की बात करूँ तो 1,50,000 आती हैं। और वृद्धि की बात करूँ तो 16.63% प्रचलित मूल्यों पर है और 9.76% स्थिर मूल्यों पर है, और स्थिर मूल्यों पर हमारा राजस्थान की आय है 81,231 रुपये। आगे बढ़े, ये देख लीजिए ब्यौरा 1,35,000 वर्तमान में है, मतलब 2021-22 में, और भारत के हैं 1,50,000। और राजस्थान की वृद्धि की बात करूँ तो 16.63%, और भारत की वृद्धि की बात करूँ तो 16.69%। तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा हम कह सकते हैं डिफरेंस नहीं है वृद्धि दर में, वृद्धि दर लगभग समान है। आगे बढ़े, राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 81,231 है, और भारत की मैं बात करूँ तो 93,973, और वृद्धि की बात करूँ तो 9.76% राजस्थान वृद्धि हुई है, और 8.44% हमारी भारत में वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों, 76वां सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ये देखिए आपको याद नहीं रखना है केवल, ठीक है ना। इसमें मतलब पूंजी निर्माण कितना कितना हुआ ये इसमें आंकड़ा है, तो ये भी आपको याद नहीं रखना है।
आगे देखिए, अब हम हमारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है ये आता है मूल्य सूचकांक। यहाँ पर आपको हर एक का मूल्य सूचकांक 2021-22 में कितना है ये आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पर हमें केवल इन मूल्य सूचकांकों के बारे में याद ये रखना है कि इसमें कितनी वस्तुएं आती हैं और इनका आधार वर्ष क्या है और इनको कौन जारी करता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने जो है इस स्लाइड को डाला है ताकि आपको मैं बता सकूं कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से मूल्य सूचकांक है। यहाँ पर आपको आंकड़े एक भी याद नहीं रखना है कि भाई 2021-22 में ये कितना मूल्य सूचकांक है, नहीं, ये पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है ना। हमें केवल इनके बारे में याद रखना है कि आखिर ये मूल्य सूचकांक होता क्या है। देखिए, यहाँ पर जो है राजस्थान में अगर बात करूँ तो हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा उसमें दो मूल्य सूचकांक दिए हुए, एक तो हमारा थोक मूल्य सूचकांक है और दूसरा हमारा जो है ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तो एक तरीके से इनमें अंतर की मैं बात करूँ तो इनका इंग्लिश में क्या अर्थ होता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, मतलब होल सेल प्राइस इंडेक्स, मतलब एक तरीके से WPI इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये थोक पर होता है, मतलब ठीक है ना। ये हम तो कंज्यूमर है, लेकिन थोक आपको पता है कि हम किस दुकान वगैरह वहाँ से खरीदते तो वो क्या हो जाते हैं, वो थोक वाले हो जाते हैं। जैसे मंडी वगैरह हुई तो ये हमारी क्या हो जाती है, थोक हो जाती है। और हम क्या है, जैसे कि हमारे छोटे दुकान वाले जो हैं, छोटी दुकान वाले वो रिटेलर हो जाते हैं, वो खुदरा मूल्य पर बेचते हैं। लेकिन वो जो खुदरा मूल्य वाले हैं वो किससे खरीदते हैं, वो इन थोक मूल्यों पर खरीदते हैं। तो मतलब इनका भी माई बाप होता है कौन, जो रिटेलर होता है उनके माई बाप होते हैं होलसेलर। तो ये हो जाता है थोक मूल्य सूचकांक। तो ये उनके लिए मतलब कह सकते हैं कि जारी किया जाता है कि भाई थोक पर कितना हमारा, हम कह सकते हैं कि मूल्य सूचकांक है, तो इसके आधार पर ये निकाला जाता है। इसके मैं आधार वर्ष की बात करूँ तो ये आपको याद रखना है 1999-2000 इसका आधार वर्ष है थोक मूल्य सूचकांक का। अगर थोक मूल्य सूचकांक देखिए एक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। देखिए यहाँ पर व्यापक आता है, मतलब एक तरीके से होलसेल समझते हो, व्यापक होता है, ठीक है ना, तो रिटेलर नहीं, व्यापक होता है। और इसमें जो है सभी प्रकार के व्यापार एवं लेन देन में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। मैं बात करूँ तो इसका जो ज़्यादातर यूज होता है किसका, थोक मूल्य सूचकांक का, इसमें जो है व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो वहाँ पर जो है इस थोक मूल्य सूचकांक का यूज किया जाता है राजकोषीय नीति में, या फिर व्यापारिक कोई भी नीति लानी है, मौद्रिक नीति क्या हमें रखनी है, तो ये थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जारी वगैरह की जाती है। वित्तीय संस्थान हो गए, उद्योग हो गए, व्यापार मंडल हो गए, इनके द्वारा उपयोग में ली जाती है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक होती है उसमें इसका यूज होता है थोक मूल्य सूचकांक का। तो व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक, अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और वहीं वित्तीय संस्थान, उद्योग वगैरह ये इसका यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि थोक मूल्य सूचकांक क्या है, इसका आधार वर्ष क्या है, 1999-2000 है। राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। और इसमें कितनी वस्तु आती है दोस्तों, इसमें 154 वस्तुएं इनमें जो है शामिल की जाती है। किसमें, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक मतलब सूचकांक है, इसमें 154 वस्तु आती हैं। और वही मैं बात करूँ इसका आधार वर्ष क्या है, 1999-2000, इसको इंग्लिश में कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें मैं बात करूँ तो 75 जो है प्राथमिक वस्तुएं, जो कृषि वगैरह वहाँ से आती है, खनिज वगैरह, तो ये प्राथमिक वस्तु हो जाती है। तो 75 तो इसमें जो प्राथमिक वस्तु आ जाती है। और 69 जो है विनिर्मित उत्पाद आ जाते हैं। और 10 में जो है कौन से आ जाते हैं, ईंधन वगैरह, शक्ति, प्रकाश, आप जानते हैं इनको, जो इलेक्ट्रिक होती हैं या फिर पावर जो होती हैं, लाइट जो होती हैं, उनमें उनको शामिल किया जाता है, उनमें शामिल किया जाता है हमारे इस थोक मूल्य सूचकांक में। तो 75 ये आ जाती है प्राथमिक वस्तु, और 69 आ जाती है विनिर्मित उत्पाद। विनिर्मित मतलब एक तरीके से हम जैसे कोलगेट वगैरह इनको यूज करते हैं ना, तो ये आ जाती है 69 में। और 10 आ जाती है हमारी ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उप सनय है, ये यहाँ पर नाम है उप सनय समूह, इनमें इसको शामिल किया जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक 1999-2000। थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है, और ये सभी प्रकार के व्यापार एवं लेन देन में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। राजस्थान सरकार के सरकार के द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तथा वित्तीय संस्थानों, उद्योगों तथा व्यापार मंडलों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर निकाला जाता है, ठीक है ना, मासिक आधार पर निकाला जाता है। और इसमें 154 वस्तु आती हैं, जिसमें 75 प्राथमिक वस्तुएं, 69 विनिर्मित है, और 10 की बात करो तो ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपसनय जो है इन समूह से आती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे राजस्थान की बात करूँ तो थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे कितना जो सूचकांक रहा है, जो
ये देखिए 363.23 अगर मैं बात करूँ तो ये आप आंकड़ा यहाँ पर याद रख सकते हैं कि वार्षिक औसत सूचकांक हमारा कितना है, थोक मूल्य सूचकांक वो है 363.23%। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक वस्तुएं कितनी थी, 75 थी, मैंने आपको अभी बताया पिछली स्लाइड में। उसमें कृषि वस्तु आती है और खनिज आता है, आपको पता है प्राथमिक में ये आता है। ईंधन शक्ति प्रकाशन उपसनक ये कितनी है, ये हमारी कितनी थी, 10 थी, कितनी थी, 10 थी। और यहाँ पर विनिर्मित की बात करो तो ये 69 आती हैं, और इनका सूचकांक हमारे कितने देखने को मिलता है, 363.23, और इनका जो आधार वर्ष क्या है 1999 2000 इसका आधार वर्ष है। आगे बढ़े, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक आप देख सकते हैं कि 2021 में यहाँ पर कितना है, 300 अभी हमने देखा 363 है, कितना है 363। और इस आप सारणी में यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है प्राथमिक वस्तु विनिर्मित समस्त वस्तु, यहाँ पर इसको देखिए आप 350 यहाँ पर देखिए आप ये 363 है। तो ये हमारा राजस्थान का 2021 में है। अगर मैं समस्त की बात करूँ, यहाँ पर हमें सारी वस्तुओं को नहीं देखना, हमें यहाँ पर समस्त पर फोकस करना। और समस्त की बात करूँ तो ये देखिए आप दोस्तों, ये पिछले सालों से क्या हो रहा है, लगातार बढ़ ही रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कितना था पहले, 330, 290 था 2017 में, 2018 में 300, फिर 310 हुआ, फिर 330 हुआ, फिर 363। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं पिछले 5 सालों में। आगे देखिए, अब हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो हमारे लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों के लिए, मतलब एक तरीके से हम कंज्यूमर है ना, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब हम कंज्यूमर उन वस्तुओं को कितने में खरीद रहे हैं, तो उन सब का यहाँ पर गणना की जाती है। तो यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समय अवधि के अंतर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य के सामान्य स्तर में परिवर्तनों के मापन हेतु तैयार किया जाता है। मतलब खुदरा रिटेलर, तो रिटेलर जो होता है उनके मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तन को देखा जाता है कि भाई कितना जो मासिक आधार पर कितना परिवर्तन हो रहा है या औसत आधार पर, तो उसको यहाँ पर देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उपयोग हेतु जो है उपभोक्ता हेतु क्रय, यहाँ पर क्रय होगा, क्रय मतलब खरीदा जाता है, ठीक है ना, क्रय नहीं है, क्रय है। मतलब हम जो उपभोक्ता है ना, कंज्यूमर, हम उन चीज़ों को कितने में खरीदते हैं, तो उनके आधार पर एक इंडेक्स निकाले जाते हैं, उसको हम कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे देखिए, सरकार जो है मुद्रास्फीति, मतलब आप जानते हैं महंगाई के लिए इनका यूज़ होता है, थोक मूल्य सूचकांक हो गया, सीपीआई वगैरह हो गया, तो इनका यूज़ किया जाता है मुद्रास्फीति के लिए। तो मुद्रास्फीति के लिए थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति से कौन प्रभावित होता है, भाई हम लोग प्रभावित होता है ना, कंज्यूमर प्रभावित होता है। किससे, महंगाई से। बड़े बड़े वो जो व्यापारी वगैरह हो, तो उनको महंगाई से, थोड़ी सी महंगाई से क्या फर्क रहेगा, वो तो अपना मार्जिन निकाल लेंगे। लेकिन हम जो कंज्यूमर, हम छोटी छोटी वस्तु खरीद, जैसे कि 10 रुपये की हम कोलगेट खरीदते हैं, अगर वो 12 रुपये की हो जाती तो भी हमारे लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं हड्डी बन जाती है गले की। तो ये हम लोगों के लिए, किसके, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये महंगाई के लिए जो है अपना ध्यान जो है सरकार जो है सीपीआई जो है उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है, ना कि थोक मूल्य पर। थोक मूल्य पर राजकोषीय नीति, व्यापारिक जो मंडल होते हैं, या फिर सरकार जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि मौद्रिक नीति वगैरह वो बनानी हो, तो वो उसमें जो है थोक मूल्य सूचकांक यूज़ किया जाता है। लेकिन मुद्रास्फीति के लिए बात करें तो यहाँ पर सीपीआई का यूज किया जाता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अंतर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य के सामान्य स्तर में परिवर्तनों के समापन हेतु तैयार किया गया है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उपयोग हेतु क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। प्रतिमाह जो है 4 विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो है कि इसका एक का आधार वर्ष नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 4 आते हैं, ठीक है ना, 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आते हैं, तो इन सभी का आधार अलग अलग होगा। थोक मूल्य सूचकांक कितना आधार था, हमने देखा था कि 1999-2000 थोक मूल्य सूचकांक का आधार था। अब देखिए कौन कौन से जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। सबसे पहले देखिए, ये भी मासिक आधार पर है, प्रतिमाह वो भी मासिक आधार पर था। औद्योगिक श्रमिकों है, तो मतलब इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि हमारा अलवर हो गया, जयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, इन क्षेत्रों में जो रह रहे हैं औद्योगिक मजदूर, उनके लिए जो है निकाला जाता है औद्योगिक श्रमिक है तो सीपीआई IW। और कृषि श्रमिक है तो जैसे कि मैं किसान हूँ तो हमारे लिए निकाला जाएगा कृषि श्रमिक है तो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, मतलब जो कृषि जो लेबर होती हैं उनके लिए निकाला जाता है कृषि श्रमिक है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और तीसरा होता है हमारा रूरल लेबर, मतलब ग्रामीण श्रमिक, उनके लिए रूरल लेबर जो है सीपीआई वो निकाली जाती है। और ग्रामीण और शहरी जो मजदूर होते हैं उनके लिए सीपीआई निकाली जाती है R&U, मतलब रूरल एंड अर्बन। अब देखिए प्रथम 3 प्रकार के सूचकांक, मतलब औद्योगिक श्रमिक को है तो जो सूचकांक है वो, और कृषि श्रमिक को है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और तीसरा ग्रामीण श्रमिक को है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इन तीनों को निकालने का काम किया जाता है
है श्रम ब्यूरो शिमला के, कहाँ पर है, श्रम ब्यूरो शिमला में स्थित है, उनके द्वारा ये तीनों को निकाला जाता है। वही मैं बात करूँ चतुर्थ सूचकांक, जैसे कि हमारा कौन सा हो गया, ग्रामीण एवं शहरी हेतु जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वो निकाला जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आपको पता है कि एनएसओ 2019 में जो है एनएसएसओ और उन सीएसओ को मिलाकर के हमारा एनएसओ बनाया गया था। तो ये जो निकालता है, तो ये निकाला जाता है किसके, ये ग्रामीण एवं शहरी हेतु ये निकालता है सूचकांक, कौन सा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालता है ग्रामीण एवं शहरी हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। लेकिन प्रथम 3 की बात करूँ तो ये निकाला जाता है श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। आगे बढ़िए, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका आधार वर्ष था 2016, इसका आधार वर्ष क्या हो जाएगा 2016। और पहले ये कितना था, पहले था 2001 था, पहले ये 2001 था। 1 मिनट रुके दोस्तों, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका जो आधार वर्ष क्या है 2016 है। मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4 आता है, औद्योगिक श्रमिकों हेतु, कृषि श्रमिकों हेतु और जो हमारा ग्रामीण श्रमिकों हेतु, और चौथा आता हमारा ग्रामीण एवं शहरी जो संयुक्त के लिए आता है। तो इनका जो आधार वर्ष अलग अलग होगा। और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या था, उसका था आधार वर्ष 1999-2000 था। वहीं औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मैं बात करूँ तो इसका आधार वर्ष आ जाता है 2016। ये पहले यहाँ पर 2001 था, लेकिन जो है उसके बाद इसको बदल दिया गया है, यहाँ पर 2016 अभी वर्तमान में है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है यहाँ पर श्रम होगा, ठीक है ना, शर्मा नहीं होगा, श्रम होगा। अभी हमने देखा था कि इन पहले 3 जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इनका जो है श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा ये तैयार किया जाता है। इसमें जो पहले था देखो अजमेर था, लेकिन फिर जो है आपको पता है कि अलवर जो है एक तरीके से बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अजमेर की जगह वर्तमान में किसको शामिल कर लिया जाता है, अलवर को शामिल किया लिया है। तो इस प्रकार हम देखें कि अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर के सही उद्योग इस समय के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये अजमेर की जगह अलवर को शामिल किया जाता है। मतलब एक तरीके से अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर के जो औद्योगिक श्रमिक है उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा, श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। इसका आधार वर्ष है 2016। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय श्रृंखला के लिए औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्माण देश भर में 88 चयनित औद्योगिक रूप से विकसित केंद्रों से लिए गए समकों के आधार पर किया जाता है। मतलब मैं बात करूं तो एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात करूं तो 88 औद्योगिक जो क्षेत्र है उनके लिए ये जारी किया जाता है। और उनमें से हमारे राजस्थान के कितने थे, राजस्थान के ये 3 है, अलवर है, भीलवाड़ा है और जयपुर है। पहले अलवर की जगह अजमेर था, लेकिन वर्तमान में अलवर है। तो आपको ये याद हो गया होगा औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आखिर ये होता क्या है, इसका आधार वर्ष क्या है, किन के लिए निकाला जाता है और साथ में इसको कौन निकालता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन तीनों में से, इन 3 जो है पॉइंट है इनमें से ही बनेगा। आगे देखें, ये किसका कितना है ये हमें याद नहीं रखना। अगर आपको केवल थोक मूल्य सूचकांक याद हो जाता है ना, वही काफ़ी है, ठीक है ना। ये आपको याद नहीं रखना कि अजमेर का कितना है, इसमें कितनी वस्तु आती है, नहीं। हमें थोक मूल्य सूचकांक में याद रखना है कि इसमें 154 वस्तु आती है, 69 आती है प्राथमिक, नहीं 75 आती है प्राथमिक, 69 आती है विनिर्मित और 10 आती है ईंधन वगैरह, ये आ जाती हैं। और 363 हमारा 2021-22 में था, जो पिछले 5 सालों से बढ़ रहा है। इसका आधार वर्ष 1999-2000 था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अभी हमने देखा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पहला देखा औद्योगिक श्रमिकों हेतु, दूसरा आता हमारा कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके आधार वर्ष आपको केवल 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक तो इसका आधार वर्ष 1986-87 है और दूसरा इसको जारी कौन करता है। यहाँ पर श्रम नहीं होगा, कहीं शर्मा आ रहा है, कहीं श्रम आ रहा है, तो यहाँ पर यह होगा श्रम होगा, ठीक है ना। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो कृषि श्रमिकों हेतु हमें केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़े, आगे देखिए ये कितना था कितना नहीं था हमें याद नहीं रखना है, केवल आप यहाँ पर याद रख सकते हैं अगर चाहो तो 1077 यहाँ पर याद रखने अगर चाहो तो। ये भारत के और राजस्थान की मैं बात करूँ तो 1120 था, तो ये राजस्थान का जो है भारत से अधिक है, तो इसकी वजह से आप याद रख सकते हैं 1120 जो है हमारा राजस्थान का था सामान्य सूचकांक। और खाद्य समूह की बात करूँ तो यहाँ पर 1073 था। तो ये आंकड़े याद रखना है कृषि समूहों के लिए, तो याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर केवल लेकिन ये आप नहीं भूलना कि इसका आधार वर्ष क्या है 1986-87 और श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है। और इसका जो आधार वर्ष क्या था 2016 था, किसका, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। आगे बढ़े,
अगला हमारा है दोस्तों, हमारा अगला है सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब ग्रामीण शहरी जो है इनके लिए संयुक्त निकाला जाता है। तो इसका आधार वर्ष आ जाएगा 2012, और मैंने आपको बताया था कि एक ही है ग्रामीण शहरी संयुक्त, इनका जो है जारी किया करने वाला कौन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मतलब NSO जो दिल्ली वाला है वो इसको जारी करता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जो हम देखेंगे अगला जो हमारा चैप्टर है कृषि वाला, तो उसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना था राजस्थान का, लेकिन याद नहीं रखना है, ठीक है ना, ये नहीं पूछा जाता है। और ये हमारी आज की जो है, आज के लिए इतना ही था। और हमें याद क्या रखना है मैंने आपको बता दिया है, और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो ठीक है, बाय।